पी एंड एल अकाउंट हमारा खत्म हुआ था पिछली क्लास में। पी एंड एल अकाउंट का हमारा फॉर्मेट खत्म हो गया था। उसके जो फॉर्मूले थे, दो ही जगह पे फॉर्मूले थे, याद है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में और चेंजेस इन इन्वेंट्री में। जल्दी से उसकी क्विक रिवीजन ले रहे हैं। पी एंड एल अकाउंट का शेड्यूल कौन सा था? शेड्यूल 3 पार्ट 2। शेड्यूल 3 पार्ट, पेपर में अगर क्वेश्चन आया शेड्यूल 3 पार्ट 2 पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट को इस चैप्टर में क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का नाम इस चैप्टर में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो अगर मैं कई बार वर्ड यूज करूं पी एंड एल अकाउंट, तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की बात चल रही है। पी एंड एल अकाउंट का पर्पस क्या होता है? पी एंड एल अकाउंट का पर्पस होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना। तो जहां पे हमने कल रिवीजन की थी, तो लास्ट में याद है आखिरी में क्या आंसर बन रहा था? सबसे एंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, जो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद भी बिजनेस में बच गया। तो पी एंड एल का नॉर्मली टारगेट ही यही होता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। सर एक डाउट है हमारा इसमें ना, अगर कल हमने एक क्वेश्चन में देखा था, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, उसमें से हमने टैक्स कितने परसेंट माइनस किया था? 30%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था। अगर बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए, फिर क्या फिर टैक्स लगेगा? सोच के देखो, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स उसको देना है जो प्रॉफिट कमाता है, इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अगर बाय चांस लॉसेस आ गए, सर लॉस कैसे आएंगे? जैसे समझ लो टोटल इनकम है 100 रुपए, टोटल एक्सपेंसेस हैं 125 रुपए, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा? 25 रुपए का लॉस है, मतलब कि माइनस में। तो जब बिजनेस पहले से ही घाटे में जा रहा है तो गाय का टैक्स, इसलिए इसका टैक्स का नाम होता है इनकम टैक्स। जहां पे लिखा हुआ है ना ये टैक्स का सिंपल पूरा नेम होता है इनकम टैक्स। जिसकी इनकम उसको टैक्स, जिसकी इनकम नहीं है उसको नो टैक्स। अब जल्दी से एक बार के लिए फॉर्मेट याद कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट का। सबसे पहले थे इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम के अंदर दो सब हेड, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आता है सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, स्क्रैप, और अदर इनकम में बाकी सारा टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस 7 तरह के हैं। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, चौथा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, पांचवा सिक्स्थ डेप्रिसिएशन, सेवंथ अदर एक्सपेंसेस। फिर सातों का टोटल कर लो, बन जाएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो 30%, तो बाकी आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या 30% फिक्स है? नहीं, पेपर में जो आपको दिया होगा ना टैक्स रेट, आपने वो लेना है। 30% तो मैंने आपको समझाया है। टैक्स रेट कभी कभी 40% भी गिवन होगा क्वेश्चन में, कभी 10% भी। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वी हैव टू टेक दैट टैक्स रेट। ओके है जी। एक नई चीज जो कल नहीं बताई थी आज बता रहा हूं, सोच के चलो। इनकम के अंदर कौन से दो मेजर हेड होते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता था जिस चीज की दुकान है, हमारी लकड़ी की दुकान है, तो लकड़ी, सोफा, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब बेच के जो भी इनकम होएगी वो आएगी RFO में। कल बताया था। अगर मेरे को कोई रेंट इनकम मिल रही है, कमीशन इनकम मिल रही है, वो अदर इनकम में। यहां तक ओके है? नई बात अब शुरू करने लगा हूं, कान खोल लो। इंडिया में या वर्ल्ड में ना कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका काम ही यही होता है इंटरेस्ट पे लोन लेना देना, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग कंपनी। सर फाइनेंसिंग कंपनी की कोई एग्जांपल बता दो। सबसे सिंपल बजाज फाइनेंस कंपनी है ना, सबसे सिंपल बताता हूं मैं आपको। बैंक का मेन प्रोडक्ट क्या है? पैसा लेना देना। पैसा लेना देना, बैंक का मेन काम पैसा है ना। या किसी को उधार देगी, किसी से उधार लेगी। सर बैंक भी उधार लेता है। जो हम बैंक में अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, FD जमा कराते हैं, तो बैंक की तरफ से एक तरह से लोन ही तो हो गया। तो बैंक में इंटरेस्ट के समेत सारा कुछ वापस कर देता है। तो जो बैंक है ना, बैंक भी एक कंपनी होती है। सिर्फ वो पीछे वर्ड लिखती ही नहीं है कंपनी, लेकिन बैंक्स आर ऑल्सो द कंपनी। तो बैंक एक फाइनेंसिंग कंपनी है। फाइनेंसिंग कंपनी वो होती है जिसका मेन काम ना यही इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये लेना देना होता है। अब सोच के देखो, एक फाइनेंसिंग कंपनी को अभी पता चल जाएगा आखिरी के 1 या 2 मिनट किसको समझ में आए हैं, या फिर मेरा ये क्वेश्चन पूछ के अभी पता चल जाएगा कि किसी स्टूडेंट की सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। बैंक एक फाइनेंसिंग कंपनी है। फाइनेंसिंग कंपनी का मेन प्रोडक्ट होता है पैसा, इंटरेस्ट। बैंकिंग, एक किसी बैंक को किसी कंपनी से इंटरेस्ट मिला, जैसे बैंक वाले लोन बांटते हैं ना, लोन देते हैं बैंक वाले, बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम है।
सोच के चलो, ये बैंक की बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, ये HDFC बैंक की बैलेंस शीट बना रहा हूं। क्वेश्चन में आइटम दी हुई है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, RFO में लिखूं, इसमें लिखूं पहले वाले में, या अदर इनकम में लिखूं? RFO में कौन कौन है, हाथ रेज करो। अदर इनकम में जो है हाथ रेज करो। अदर इनकम में मतलब सारे कह रहे हैं RFO में आएगा, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब जो भी फाइनेंसिंग कंपनी होगी उसके लिए इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड का मतलब होता है वो शेयर मार्केट से मिलने वाला प्रॉफिट। ऐसी कोई भी आइटम्स होंगी ना, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन इशू, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग कंपनी का एक प्रोडक्ट है। अगर तो ये नॉर्मल कंपनी हो, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, नॉर्मल कंपनी मतलब नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, जैसे अशोक का फर्नीचर हाउस, जैसे रिलायंस, जैसे इन्फोसिस, जैसे एप्पल कंपनी, कोई भी कंपनी लगा लो, वो सारी नॉन फाइनेंसिंग है उनका। अब जैसे एसी है, एसी की कोई कंपनी बताना, वर्लपूल हो गई, बजाज के एसी होते हैं, ब्लू स्टार हो गया, है ना। तो इनका जो मेन काम है प्रोडक्ट बेचना है कि पैसे उधार लेना। अगर इनको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, वो अदर इनकम में। फाइनेंसिंग कंपनी को ऐसा कुछ मिल रहा है तो RFO में, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, फाइनेंस। तो जैसे इसका नेम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब कामकाज, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो अपने कामकाज से जो इनकम हो रही है, बैंक का तो कामकाज ही यही होता है, पैसा। ओके है पॉइंट। इसमें देखो यहाँ पे आपको दिया होगा, ये लिखा हुआ है, ये देखो नोट, ये वैसे मेरे को लिखवाना चाहिए था, मैंने लिखवाया नहीं था। पेज नंबर 1.38 पे देखो नोट है, ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर डिब्बा बना हुआ है 1.38 पे, सबसे ऊपर डिब्बा। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी के ऊपर लिखो, जैसे कि बैंक, जैसे कि हो गया इंश्योरेंस कंपनीज, या जिनका बजाज फाइनेंस, ये 3 एग्जांपल लिख लो, बहुत हैं। बजाज फाइनेंस मैंने नहीं सोचा था, ये क्लास के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक कंपनी है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी द फॉलोइंग विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? तो कह रहे हैं ये वाली इनकम ना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए RFO होगी। इसके साथ लिखो, ऑपरेशंस के बाद लिखो एंड नोट द अदर इनकम, एंड नोट द अदर इनकम। अभी जो हम 4-5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अगर वो फाइनेंसिंग कंपनी को वो वाला पैसा मिल रहा है तो अदर इनकम होगा, सॉरी RFO होगा। जैसे पहले इंटरेस्ट इनकम, बैंक का काम ही यही है, इंटरेस्ट लेना देना। सेकंड, सिमरन थोड़ा सा एक्टिव। सेकंड, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स, जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। तीसरा, नेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनका मेन काम ही वही है, इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदना बेचना, लोन लेना देना उसके। या रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस। सर कोई एक एग्जांपल बता दो, जैसे लोन प्रोसेसिंग फीस, लोन प्रोसेसिंग फीस। आप ये ना ये याद नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस, तो उसी से रिलेटेड कोई और सर्विस होगी ना, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये वही लोन से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो वो वाली भी सारी कहां पे आएंगी? RFO में। किस कंपनी के लिए? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। यही चारों इनकम अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होती तो अदर इनकम में चली जाती, क्योंकि उनका मेन काम ये नहीं है, उनका मेन काम तो अपनी गुड्स या सर्विस बेचना है। ओके है जी, P&L अकाउंट आपका खत्म। अदर इनकम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25, अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ, सिर्फ वर्बली देख रहे हैं, कॉपी पे नहीं करेंगे। अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होगी? बैंक या नॉर्मली दुकानदार? नॉर्मली दुकानदार, जैसे कि लकड़ी, कपड़े, जूते वाले। विल बी शोन। सेल कहां पे आनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप RFO। डिविडेंड रिसीव है तो मेरी इनकम, लेकिन RFO का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मेन प्रोडक्ट ये नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो देखा जाए पहली 2 RFO हैं, बाकी सारी एक टिक करो, देखना आंसर ठीक लिखा हुआ है, सेल और सेल ऑफ स्क्रैप। ओके है जी। 26, अब ध्यान से पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़नी पड़ेगी। फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्होंने पूछा क्या है? अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि बैंक वगैरह।
पहला डिविडेंड रिसीव्ड, ऊपर पढ़ के देखो अभी अभी लिखवाया है RFO। सेकंड, तीसरा बैंक वालों के लिए भी तो जनरेटर या बिल्डिंग या कोई पार्ट खराब हो सकता है ना, तो बैंक वालों को भी प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या जनरेटर वगैरह या बिल्डिंग या मशीन कोई खराब हो जाए या बेची, पैसा तो मिला, इनकम तो हुई, क्या ये मेरी RFO है? ये अदर इनकम है। कहीं ये ना करना कि बैंक वालों फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो इनकम है सारी की सारी RFO में डाल दो। चौथा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैं कहीं और चला गया, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट RFO है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम ही यही होता है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये अदर है। मतलब सर ये कौन सा है वैसे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स? गलती से अगर इन्होंने टैक्स ज्यादा भर दिया तो उनको वापस मिल जाएगा। क्या टैक्स वापस मिलना मेरे लिए क्या कोई इनकम का पार्ट है क्या? वो तो पहले मतलब अदर इनकम का पार्ट है, ना कि RFO का। देख लेते हैं इसके आंसर। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ये डेफर्ड थोड़ी है यार, वो वर्ड दिया होगा डेफर्ड। चलो जी, कॉपी खोलो, जहां पे आप लोगों की इलस्ट्रेशंस चल रही थी संडे वाली क्लास में, 24 तक हमारे खत्म हो गए थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 27 आप दोनों संडे को आए थे जब 24 तक क्वेश्चंस किए थे। कंप्यूट द, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। ये क्या क्या पूछ लिया? RFO हो गया पहला, दूसरा अदर इनकम, ये कौन सा हो गया टोटल रेवेन्यू? दोनों का प्लस करके टोटल इनकम हो गया। फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी कपड़े वाले, अब हमेशा ना अब हम क्या ले लिया करेंगे, कपड़े वाले, है ना। सेल है, सेल रिटर्न है। सर सेल रिटर्न तो आपने सिखाया ही नहीं, सेल में से माइनस कर देना। अब ये सिखाने लायक चीज थोड़ी है कि सेल होगी तो सेल में आ जाएगी, रिटर्न होगी तो ऐड थोड़ी करेंगे, माइनस ही करेंगे। मतलब नेट सेल बच जाएगी। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ मिसलेनियस, रिफंड, इंटरेस्ट। ठीक है जी, बनाओ जी। इसका भी फॉर्मेट होता है, कल करवाया तो है सारा याद। ओ भाई ये है भाई फॉर्मेट, देख लो, डर ही लग गया मेरे को तो। ये गुरकीरत, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये डिटेल है एक तरह से। वर्किंग नोट वाला कॉलम इन्होंने बना दिया, आप ना बनाओ। प्रीवियस ईयर की कोई फिगर थी नहीं इसलिए बनाई नहीं। ये डिटेल का कॉलम है एक तरह से। यस, अब देखो मैं नहीं बना रहा, बुक वालों ने बनाया है ना, आप लोग मत बनाओ, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 27 लिखो जी ऊपर। पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग, शिव ये देख ऊपर नाम लिख रहा हूं मैं, ये नाम लिखना है पहले फॉर्मेट से पहले। स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31/3, आगे देखना तो बस 31 मार्च लिख दो। लिखो जी सबसे पहला इनकम्स, सबसे पहला लिखो इनकम्स। इनकम्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम्स, इनकम के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखो डॉट डाल के सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स वर्ड दिया हुआ है क्या? सेल्स, उसमें से लेस कर दो सेल रिटर्न। तो 20 लाख की सेल है, सेल्स है 20 लाख की, उसी में से माइनस कर दो सेल ऑफ स्क्रैप। तो 1 लाख को ना ब्रैकेट में लिखना, 1 लाख को ब्रैकेट में लिख दो, तो बाकी कितनी सेल्स बच गई? 19 लाख। 19 लाख को ये वाले कॉलम में लिख दो, यहाँ पे 19 लाख को इस कॉलम में लिख दो।
कोई कंफ्यूजन है क्या? सेल्स है, सरप्राइज नहीं आया समझ क्या? सेल में से रिटर्न माइनस कर दो 10,000, बाकी बच 1 लाख, बाकी बच गया 19 लाख। उसके बाद ऊपर आपको दिया होता सेल ऑफ स्क्रैप 40,000, ऐड कर दो तो टोटल आरएफओ कितना आ गया? 19,40,000। तो पहला सब हेड खत्म हो गया आरएफओ। सेकंड सब हेड बनाओ अदर इनकम्स। अदर इनकम में पहली डालो सेल ऑफ मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है छोटी मोटी चीजें, मिक्स सी। तो लिखो सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स 5,000। सर 5,000 अंदर वाले डिटेल वाले कॉलम में लिखे या बाहर? बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अंदर लिखना है अंदर लिख दो। अंदर लिख दोगे तो जो 2-3 आइटम्स है उसका टोटल लिख के बाहर कर देंगे। डिटेल वाले में लिख दो 5,000। उसके बाद रिफंड ऑफ आईटी डिटेल्स वाले में ही लिख देना 10,000। अदर इनकम है ना, पैसा तो मिला है ना, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 10,000, टोटल हो गया 15। आगे इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। सर ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट सुना है कभी वर्ड? टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी। लिख लो एफडी या आरडी, +1 में था। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी या आरडी। 20,000। बांग्लादेश 6 ओवर 60 रन 0 आउट। अब आएगा मैच का मजा। बांग्लादेश 6 ओवर 60 पे 0। लिटन दास 24 बोले 56 नॉट आउट, 3 छक्के 7 चौके। दूसरे वाला 13 बोला 5। वो तुम्हारी तरह। चलो इस मैच में तो धोनी भी नहीं है, लास्ट में रन आउट कर दे। चलो 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 आगे इधर देखो, इधर इधर सेल ऑफ मिसले, बस भाई सेल ऑफ मिसलेनियस रिफंड और ये टोटल हो गया 35,000। तो आरएफओ का और अदर इनकम का टोटल 19,75,000। तो ये आपका तीसरा आंसर आ गया टोटल रेवेन्यू। चले जी आगे। बुक्स कर दो बंद। पिछला क्वेश्चन ये है, बुक्स कर दो बंद। अगला क्वेश्चन स्क्रीन से 28 सेम है बिल्कुल, लेकिन ऊपर नॉन फाइनेंशियल कंपनी थी नॉर्मल, यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसके लिए आरएफओ आपने आइडेंटिफाई करनी है। सिमरन करण बुक बंद। हाँ हाँ अपने आप करना है जल्दी। पहले वही लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग, ये लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ सिर्फ जो पहले बोल रहा हूँ वो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो पहले सबसे पहले लिखो ऊपर इनकम्स। इनकम्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले इनकम्स में ही आती है ना दोनों, आरएफओ और अदर इनकम। तो पहले लिखो इनकम्स। इनकम्स के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको अंडरलाइन कर दो। अब इस 5 दी हुई है, 1 2 3 4 5। अब 5 में से आपको आइडेंटिफाई करनी है फाइनेंसिंग कंपनी के लिए आरएफओ क्या है। पहला आरएफओ है ना, क्योंकि लोन देना कंपनी का काम ही होता है। तो बदले में इंटरेस्ट मिल गया, मतलब मेरे को एक तरह से ये सेल हो गई कहने का मतलब। तो पहला लिखो आरएफओ में इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन 40 लाख। फीस रिसीव्ड फॉर अरेंजिंग द लोन। आरएफओ उनके लिए लोन तो उनका काम ही हो गया, फाइनेंसिंग कंपनी है यार। तीसरा मिसलेनियस इनकम, ये अदर इनकम में जाएगा, ये अदर में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी अदर में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आरएफओ में, क्योंकि इनका काम इन्वेस्टमेंट लोन ये सब चीजें हैं। तो आरएफओ का टोटल देखना क्या बन रहा है। क्या हो गया करण, मेरे से टाइम पूछ ले, क्या हो गया? 46,20,000। और कोई आंसर? अदर इनकम का टोटल
2,15,000। देखना अदर इनकम का टोटल क्या आ रहा है। शिव क्यों बातें कर रहा है, हो गया तेरा। अगर सेकंड बना अदर इनकम, ये इसको बाहर वाले कॉलम में लिखना। अब इसका टोटल 46,20,000। मनन यही आया था 46,20। अदर का 2,15,000। उधर से चले। हाँ तो RFO है ना, अभी तो पढ़ा के आया हूं मैं, अभी पहले वही तो समझाए। टोटल रेवेन्यू आया किसी का, पहले का यही आया 46,20,000, दूसरे का 2,15,000, टोटल 48,35। पेन चल गया। सरप्राइज हो गया आपका, नोटिंग हो गई। हाँ जी गुरकिरत। टोटल रेवेन्यू 1+2। सर ये 1+2 का मतलब क्या है, जो ये वाला 1 और 2 लिखा था ना, क्या यार पेन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, COMS निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब आप बीकॉम में हो जाओगे इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो आंसर आएगा। निकालो, पहले फॉर्मूला लिखो ऊपर। 29। मनन थोड़ा सा फोकस से बोला करो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इधर देखो, अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप ये ऐसे लगा लो बस फॉर्मेट। सबसे पहले हमारा होता था ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे हम ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिख सकते, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख सकते, डेट दी हुई है ओपनिंग स्टॉक ऑन। अब इसमें से मेरे को बताना कौन सा आपको लग रहा है ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग। ठीक है, तो लिखो ओपनिंग मटेरियल ऑन 1/4/17, ऑन 1/4/17। इसमें से ऐड क्या कर देते थे, परचेज ऑफ मटेरियल। एक आगे ना हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद जहां पे परचेज ऑफ मटेरियल भी दिया होगा, परचेज ऑफ गुड्स भी दी होंगी, तो हमें सिर्फ मटेरियल लेना है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/3/18। दिखा रहा हूं एक सेकंड। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, COMS। ठीक है जी, ये मैं इधर डाल देता हूं ब्रैकेट में, बाकी आंसर आ जाएगा। निकालो आंसर। अच्छा यहाँ पे इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक में भर दो 3 लाख। अब परचेज में ना परचेज रिटर्न भी दी हुई है, माइनस कर देंगे जैसे पीछे से सेल्स वाला था। तो 3 लाख 14,90,000 बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा 3 लाख। ये ना हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, इधर देखो यहाँ पे लिख दो लेस रिटर्न। तो मैं अब यहाँ पे तो नेट लिख देता हूँ, पेपर में ना आप नीचे दिखा देना 15 लाख माइनस 10,000, 14,90,000। क्लोजिंग स्टॉक देख लो कितने का है, 3,60,000 का क्लोजिंग है। एक आंसर आ रहा है 14,30,000, एक आ रहा है 14,50, 14,30 आ रहा है। हो गया क्या 14,30, 14,30 आ गया भाई, 14,30 इज द राइट आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, यही वाला। आइटम चेंज कर देंगे, कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर कौन सा था ये हमारा, 29, आगे 30। देखना 30 में पूछा क्या गया है, पहले ऊपर वाली 3 लाइनें पढ़ना। प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स,
टू डिटरमाइन द अमाउंट शोन इन P&L अकाउंट अगेन चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री बोल दिया मतलब तीनों चीजें कौन कौन सी, पहला फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। एक एक्स्ट्रा देखना क्या दिया हुआ है फिर क्वेश्चन में, एक बार थर्ड सब हेड फिर से याद करो, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। तो मतलब रॉ मटेरियल जो दिया हुआ है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंटली पेपर में पता चल जाता है या टेस्ट में पता चल जाता है कि ये कंफ्यूजन वाली है, सीधा काटा मार दिया करो ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके बाद में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी आपको आता है, पता चल गया, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कल वाले फॉर्मूले में मैंने लिखवाई हुई है ऑलरेडी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना है, किसका, इसका, हाँ इस पूरे क्वेश्चन का 30,000। कर लिया, क्या बात है। लिखो जी सॉल्यूशन लिखो इसका, कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री। दो कॉलम बना लूंगा मैं, एक डिटेल का एक रुपीज का। पहला फॉर्मूला क्या होता था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एक बार फिर से सोच लो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता था या क्लोजिंग, ओपनिंग। तो यहां पे मैं लिख लूंगा ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स मेरे पास दिया हुआ है 10 लाख का, क्लोजिंग दिया हुआ है 9,40,000 का। इधर देखो, इधर लिख रहा हूं मैं 10 लाख माइनस 9,40,000, ये सीधा 60,000 इधर लिख दो, खत्म। आगे ऐसे ही नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, आपको फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इसके बाद हाँ, इसके बाद ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP है, WIP का नेम देखना ब्रैकेट में, आपको समझ आ रहा है, सेमी फिनिश गुड्स, यही होता है ना, सेमी मतलब आधा, आधा अधूरा, वही WIP। तो 5 लाख माइनस 6 लाख, इधर हो गया 5 लाख माइनस का 6 लाख, यहां पे आएगा माइनस का 1 लाख। तीसरे में क्या लगना है, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड लेस क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। तो ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड है जी मेरे पास 8 लाख, 7,30,000, 70,000 प्लस का 8 लाख 7,30,000, 70,000 प्लस का। फाइनल आंसर बनेगा उसका, फाइनल आंसर का नेम क्या लिखें, चेंजेस इन इन्वेंट्री। फाइनल आंसर का नेम है चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या बन रहा है, 30,000 प्लस का, 30,000 प्लस का। पिछले साल जो इस बुक में क्वेश्चन थे ना, उसमें रॉ मटेरियल ना इन्होंने चौथे नंबर पे नहीं डाला था, रॉ मटेरियल दूसरे या तीसरे नंबर पे डाल दिया था। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने चारों आइटम से माइनस कर दी, जबकि मैंने आपको लिखवाई हुई है 3 है टोटल। करो 31 अपने आप, 31 अपने आप करो। देखो क्या कैलकुलेट करना है 31 में, 31 पे 5 आउट, 31 हो गए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपनिंग मटेरियल WIP परचेज क्लोजिंग। अब देखते हैं किसका आंसर निकलता है सही। रेन स्टॉक प्ले 7 ओवर 6-8 पे 0 आउट।
अगर बारिश आ गई और मैच ना हुआ वही जीत। बांग्लादेश आर 17 रन अहेड ऑफ इंडिया। 1-10। 1-10। ओपनिंग है 6 लाख। 1-10 गलत आंसर है, बिल्कुल ही गलत है। 1 लाख कैसे आ सकता है यार, कम से कम 10 लाख से ऊपर आंसर है। परचेज तो खाली खाली 15 लाख की है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या? पढ़, लिखवाया हुआ है। हाँ जी आप बताओ। आई थिंक ठीक हो सकता है, मैंने देखा नहीं है अभी। गर्व क्या हुआ? एक आ रहा है 15,40,000। यार पेज टर्न कर ले यार, गुरकिरत देख ले, बैठा है उधर का उधर बैठा रहेगा हाथ रख के। एक आ रहा है 16,10,000, एक आ रहा है 15,60, एक आ रहा है 15,40। मुझे लगता है आप लोगों को फिर अभी तक आया नहीं समझ, जो आप कह रहे हो ना चैप्टर सौख्या है। फॉर्मूला पढ़ना क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कितना है? 6 लाख। 6 लाख में ऐड कर दो परचेज 15 लाख, इसमें से माइनस कर दो 5,40,000। तो WIP जरूरी थोड़ी है बीच में घुसाओगे। उन्होंने तो जान के दिया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, उनको पता था आप जैसे स्टूडेंट निकलेंगे। अब इसका आंसर निकालो, 15 से 21, 21 में से 6 गए, 15,60,000 आना चाहिए। ये 15,60,000 आंसर है। WIP क्वेश्चन ने जान के दिया है, क्वेश्चन में पूछा देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जबकि टॉपिक के बीच में ही लिखा हुआ है मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो सिर्फ मटेरियल वाली चीजें लेनी है आप लोगों ने। ओपनिंग हो गया प्लस परचेज, पिछले क्वेश्चन में परचेज के साथ रिटर्न थी तो वो हमने माइनस कर दिया था। हो गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 32। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। कॉपी पे लिखो कौन कौन सी आइटम्स एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो वाली चीजें हैं जो एम्प्लॉइज या वर्कर से रिलेटेड हो। कॉपी पे लिखो कौन कौन सी आ रही हैं, देखो फिर मैं। एम्प्लॉय या वर्कर से रिलेटेड कौन सा खर्चा है इसमें से? पहला वेजेस है, लिखो पॉइंट नंबर 1 वेजेस। इलस्ट्रेशन 32 उसका आंसर है पॉइंट नंबर 1 वेजेस। सैलरी है पॉइंट नंबर 2 सैलरी, लिखो। ऑफिस खर्चा जरूरी है कि एम्प्लॉय को दिया होगा? नहीं। तीसरा स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर का मतलब होता है जैसे उनको दिवाली गिफ्ट दे दी, चाय पानी पिला दिया, कुछ और बोनस कमीशन दे दिया। एंटरटेनमेंट में कंफ्यूजन है, कौन कह रहा है कि आएगा, कौन कह रहा है आएगा एंटरटेनमेंट में? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, मैं तो पूछ रहा हूँ। पहले कुछ लोग बोल रहे थे, अब जब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछने लगता हूँ सबके कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाते हैं। अगर आएगा तो मेरे को ये कैसे पता चल रहा है कि वो एम्प्लॉइज को है? ये भी तो हो सकता है किसी गेस्ट का एंटरटेनमेंट हो, या जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनसे भी तो रिलेटेड हो सकता है ना। तो एंटरटेनमेंट जर्नल पर्पस के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एम्प्लॉइज हो। तो मेरा जो वोट है, मेरा वोट नहीं है। बाकी हम चेक कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपके कस्टमर्स से रिलेटेड भी हो सकता है, समझ रहे हो, किसी और से रिलेटेड भी। पहला वेजेस लिखा आप लोगों ने, वेजेस, दूसरा सैलरी, तीसरा ये वाला आया था स्टाफ वेलफेयर, उसके बाद बोनस, वो तो एम्प्लॉइज को ही देंगे। लिखो गुरकीरत, लिखो, लिखना है। बोनस लिख लिया, बैठेगा फिर तो मेरे को क्या है? नहीं, नेम लिखने है। आगे लिखो लीव एनकैशमेंट, आएगा लीव एनकैशमेंट, आएगा लीव एनकैशमेंट लिखो। मतलब जैसे हमने 1 साल की 15 छुट्टियां दी हुई हैं एम्प्लॉइज को कि तुम 15 छुट्टियां ले सकते हो, तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे। 15 में से समझ लो किसी बंदे ने 10 छुट्टियां ली, 5 ली नहीं, वो आया था, उसके बदले में उसको पैसा दे रहे हैं, मतलब वो अपनी लीव यानी छुट्टियों को एनकैश करा गया। अच्छा, एक्सपेंसेस, ये तो सीधा ही लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉइज स्टॉक, इसका सिंपल मतलब होता है
इसका मीनिंग होता है एम्प्लॉयज को शेयर्स देना। कंपनी वाले एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए खर्चा है। तो एक आया वेजिस, दूसरा आया सैलरी, तीसरा आया स्टाफ वेलफेयर, चौथा क्या था? बोनस। दो नहीं है। हाँ, करो कॉपी पे। ये 33 फिगर्स के साथ है, फिगर्स के साथ है 33, वैल्यूज के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आस्था लिमिटेड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। वही का वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही पूछा है, लेकिन अब वैल्यूज के साथ पूछा है, तो पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। उसके नीचे लिख देना नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि क्वेश्चन है नोट्स टू अकाउंट्स पूछा है। तो आपको फिगर वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा, वैल्यूज वाला भी, वैल्यूज वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंस क्या होना चाहिए वैसे? मेडिकल के खर्चे देखो, कस्टमर को तो आप देंगे नहीं, एम्प्लॉयज को ही दोगे। वो नहीं होता था वर्कमैन को, WCR टाइप का वर्कमैन, तो भी वही है। रिजर्व नहीं आएगा, लेकिन WC क्लेम आएगा। हाँ, जो अमाउंट्स आएंगी स्टाफ वेलफेयर के, मेडिकल हाँ मेडिकल एक्सपेंसेस कर दो। 90% तो श्योर है, बाकी बाद में देखेंगे आंसर। पहला वेजेस आ जाएगा 5,20,000, मेडिकल एक्सपेंसेस 30,000, सैलरी इंप्लॉइज को ही देते हैं 7,40,000, प्रिंटिंग नहीं आएगा, बिजनेस प्रमोशन ये भी नहीं, ग्रेचुटी इंप्लॉइज को देते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आएगा। तो लिखो ग्रेचुटी 1,50,000, PF की अमाउंट भी इंप्लॉइज को देते हैं हम, ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पे इकट्ठी देते हैं, PF हर महीने उनका कटता रहता है पैसा, तो ये भी उनको लिए देना है हमने 1,10,000। बिजनेस प्रमोशन थोड़ी आएगा, वो कौन सा इंप्लॉई को दे रहे हैं, करना टोटल 15,60,000। एक आंसर आ रहा है 15,60, 15,50,000 आंसर आया है, 15,50,000। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 34, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम्स टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट वाले अगर आपने याद करने हैं तो पहले कॉपी खोल के याद कर लो, मैंने लिखवाए थे आपको। इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट वाले, प्रीमियम वाले, वो चीजें। तो इसमें से आइडेंटिफाई करके खाली अब नंबर लिख लो, कौन कौन से आएंगे। पहला इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो पहला है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी इंटरेस्ट आएगा। गारंटी चार्जेस कल देखो मैंने लिखवाए थे, गारंटी चार्जेस भी लिखवाया था, वो भी आएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस, ये सोच लो बैंक चार्जेस ये भी तो हो सकता है ना, जैसे SMS अलर्ट के पैसे नहीं करते, ATM मेंटेनेंस के, जरूरी थोड़ी है कि मैंने लोन लिया तभी बैंक ने चार्जेस काटे हैं। बैंक ATM के SMS अलर्ट के भी पैसे काटता है, 15-15, 20-20 रुपए, ये वो है, तो बैंक चार्जेस नहीं आएगा। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन, कमीशन वाला देख लेते हैं, 7th पॉइंट आएगा। खाली बैंक चार्जेस वाला नोट पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। सर्विसेज, ATM सर्विस हो गई, SMS अलर्ट सर्विस हो गई, करंट अकाउंट के चार्जेस हो गए, जरूर चेक बुक हो गई, तो जरूरी थोड़ी है लोन से रिलेटेड ही है। अगला कॉपी पे, अगला कॉपी पे 35, जैसे अभी पीछे स्टाफ वाला किया था ना, एम्प्लॉइज वाला, इसका भी सेम है फाइनेंस कॉस्ट, लेकिन अमाउंट निकालनी है, आंसर निकालने।
सारे प्लस कर दो, पर देख लेना ना कौन से प्लस होंगे। हाँ, गुड गुड गुड, बस ज्यादा शोर नहीं मचाना। फोर्थ क्यों नहीं आ रहा? और हमारे क्या चल रहे हैं? खर्चे चल रहे हैं। इंटरेस्ट पेड आएगा, इंटरेस्ट पेड आएगा, लोन प्रोसेसिंग आएगी, डिस्काउंट। हाँ, बाकी तो सारे आ रहे हैं मेरे हिसाब से भी। सिमरन कर रहे हो क्या? 10 लाख आ रहा एक आंसर आ गया मेरे पास, पहला 10 लाख। खुशलीन आपका? हाँ, बात तो सही है वैसे। तो 5 हाँ, 10 लाख तक तो पहुंच ही नहीं रहा। मनन, आपके आंसर जल्दी आते हैं लेकिन गलत आते हैं। 8 लाख 20 क्या? एक आ रहा है 8-20, एक आ रहा है 8-30। कोई और? शिव भी कह रहा है 8-20। 8-20 है। 8,20,000। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, क्या थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। देखना सोल्यूशन स्क्रीन पे है। इन्होंने इंटरेस्ट वालों की अलग हेडिंग बना दी है, अदर की अलग। क्या सर हमें बनानी है, नहीं बनानी? भाड़ में जाए, सिंपल बस। ओके, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। देखें कोई क्वेश्चन बच रहे? चलो जी चलो, अगला 36, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट, करते जाओ जाते जाओ। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम्स। कॉपी पे लिखनी है अदर एक्सपेंसेस की, गुरुद्वारा साहिब। तो अब आप लोगों ने से हैं लिखा हुआ है एक आइटम, इसमें से पहचान लो कौन कौन से अदर खर्चे हैं। समझ लो अगर परचेज वाला आया वो तो परचेज हेड में जाएगा ना, डेप्रिसिएशन आ गया वो डेप्रिसिएशन हेड में जाएगा। तो अदर वाले पहचानो जल्दी, करते जाओ जाते जाओ। रेंट फॉर फैक्ट्री, रेंट आएगा, रेंट आएगा। इंटरनेट, आप ऐसे सोच लो जो ऊपर वाले 6 हेड में नहीं आया वो खर्चों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, नंबर नहीं लिखने, नाम लिखने। कैरेज इनवर्ड मतलब किराया। किराया एम्प्लॉइज को कैसे देगा? टेम्पू, उसके पास कौन सा रेडी रिक्शा किराया है? नहीं यार नहीं, वो आपके जॉब करने आए हैं कि आपके? फिफ्थ, पांचवा? पांचवा नहीं आएगा यार, पांचवा तो सैलरी एम्प्लॉइज बेनिफिट में जाएगा। कमीशन अलाउड, कमीशन आ सकता है। कमीशन कौन सा मैंने एम्प्लॉय को दी होगी? किसी मीडियोकर को दी होगी कि भाई मेरे को सस्ता सामान ले दे, भाई मेरे को कस्टमर को कलेक्ट कर दे। आएगा यार लबुदे, आप पहचान नहीं रहे। टोटल कितने तरह के खर्चे होते हैं? 7 तरह के। तो बैड डेट्स ऊपर वाले 6 खर्चों में कहीं पे आया था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, परचेज में, चेंजेस में? नहीं आएगा। वो एमोटाइज्ड है, तो वो तो एमोटाइजेशन में गया होगा। हो गया क्या? दिखाओ। बोलिया ना घर बीच। इधर देख, 1 मिनट यार, बैठो यार 1 मिनट, कोई छुट्टी नहीं है। अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे। पहला रेंट आया, देखना लिखा है आप लोगों ने। जिसकी कॉपीज खुली है 15 मिनट और बिठाऊंगा मैं। कॉपीज खोलो पहले, जिसकी कॉपीज बंद है। पहला क्या लिखा है आप लोगों ने बताना। दूसरा क्या लिखा है? तीसरा क्या लिखा है? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जाते जाओ,